अगला प्रश्न है अपना कि एक अवतल दर्पण से बिंब का प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर पर बनता है तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर है। तो बिंब दर्पण से कितना दूर रखा हुआ है? इसका मतलब हमें बिंब दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न है अपना, अवतल दर्पण से बिंब का प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर है, तो बिंब दर्पण से कितना दूर रखा है? इसका मतलब यहां पर जाहिर सी बात है, दर्पण अपना अवतल है, प्रतिबिंब दूरी v का मान आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर पर बनता है। इसका मतलब v का मान -100 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f का मान दे रखा है, तो फोकस दूरी सदैव इसकी ऋणात्मक होती है, तो 98 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि u का मान कितना होगा, तो हमें डिटरमाइन u करना है। तो इसके लिए दर्पण समीकरण है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, v का मान रखेंगे, तो v का मान कितना है -100 प्लस u का मान ज्ञात करना है, तो 1/u प्लस बराबर 1/f, तो ये हो जाएगा -1/98। -1/100 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/u बराबर -1/98 प्लस 1/100। अगले स्टेप में अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास में 9800, तो ये हो जाएगा -100 प्लस 100 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 98। इसका मतलब हमारे पास में 1/u बराबर आ जाएगा -2/9800। तो इसको अपन काट करके थोड़ा सिंपल करें तो 1/u बराबर आ गया अपने पास में -1/4900। तो u बराबर आ गया अपने पास में -4900 सेंटीमीटर, जिसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि u का मान है -49 मीटर। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि जो u का मान नेगेटिव मिला है, अगर ये हमें पॉजिटिव मिले, इसका मतलब हमने सवाल में कहीं गड़बड़ की है। तो सवाल को एक तरह से वेरीफाई करने का ये तरीका भी है कि u का मान आपको नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब सही है, और u का मान आपको पॉजिटिव मिल जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने सवाल में गड़बड़ की है। तो ये था हमारा नेक्स्ट सवाल। अब इसके बाद में अगला जो सवाल है वो है अगला जो सवाल है वो ये है कि एक मनोरंजन पार्क में एक लड़की खड़ी है और उस मनोरंजन पार्क में 4 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक अवतल दर्पण लगाया गया। अब बालिका उस अवतल दर्पण के सामने जब खड़ी होती है तो उसको लगता है कि उसकी जो वास्तविक लंबाई है उससे वो 2.5 गुना ज्यादा प्रतीत होती है। इसका मतलब m का मान हमें वो दिया गया है, तो m बराबर कितना दिया है 2.5, 2.5 गुना का मतलब 2.5 होता है। तो यहां पर ये ज्ञात करना है कि बालिका उस दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। इसका मतलब हमें u का मान ही इसमें ज्ञात करना है। तो देखो सवाल मैं यहां पर बोर्ड पर लिख देता हूं, एक मनोरंजन
पार्क में लगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक मनोरंजन पार्क में लगे दर्पण की, इसमें दर्पण का नाम भी लिखना जरूरी है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक लड़की दर्पण के सामने खड़ी होती है, तो उसे अपना प्रतिबिंब 2.5 गुना प्रतीत होता है। यानी इसमें ये कहा गया है कि वो लड़की अपना प्रतिबिंब उस दर्पण में जब देखती है तो उसको लगता है कि वो 2.5 गुना ज्यादा बड़ी है, तो 2.5 गुना प्रतीत होती है। तो लड़की दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है? तो प्रश्न मेरा यह है, तो लड़की दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है? यानी आपको बिंब दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि दर्पण कौन सा दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है। वक्रता त्रिज्या आर का मान दे रखा है। आर का मान कितना दे रखा है? आर का मान दे रखा है 4 मीटर, तो अपन 4 को -4 लिखेंगे, और आर का मान 4 है तो एफ का मान कितना हो जाएगा? एफ का मान हो जाएगा r/2, इसका मतलब -4/2 -2 मीटर। तो फोकस दूरी ज्ञात कर चुके हैं, -2 मीटर। अब इसमें अगली जो चीज गिवन है वो ये है आवर्धन। तो आवर्धन m बराबर कितना है? 2.5। अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो बात यहीं से क्लियर होगी कि अगर उसको प्रतिबिंब 2.5 गुना प्रतीत होता है, इसका मतलब ये आभासी प्रतिबिंब है, और आभासी प्रतिबिंब है तो m का मान सदैव पॉजिटिव होगा। तो ये कह देंगे कि m का मान यहाँ पर +2.5। अगर ये यहाँ पर लैंग्वेज में इस तरह से लिखता है कि उसको प्रतिबिंब 2.5 गुना ही प्राप्त होता है, प्रतीत नहीं होता है, इसका मतलब फिर वो इमेज आपका वर्चुअल नहीं, वो रियल इमेज होता है। इसलिए उस स्थिति में अपन m का मान क्या लेते हैं? नेगेटिव। अब देखो, अभी मैंने आपको आवर्धन का एक सूत्र पढ़ाया था, वो था m बराबर f/f - u। तो इस सूत्र में m भी गिवन है, f भी गिवन है, u हमें डिटरमाइन करना है। तो सारी वैल्यू पुट करके आप हल कर सकते हो। तो m का मान तो यहां पर दिख रहा है 2.5 बराबर f का मान कितना है? -2 बटा -2 माइनस u का मान कितना है? ज्ञात करना है, सीधा सा है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2 बराबर -2 माइनस u इंटू 2.5। तो ये हो जाएगा -2 बराबर -2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5। फिर ये हो जाएगा -2.5 u। अगले स्टेप में -5 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3, प्लस का ही 3 बच जाएगा, बराबर कितना होगा? -2.5 u। फिर इसके बाद में अगले स्टेप में u बराबर, तो u बराबर हो जाएगा 3 बटा -2.5। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य शामिल कर लेंगे, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 30 बटा 25, 5 25, 6 5 30, 6 बटा 5। तो u बराबर हो जाएगा -1.
फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 दूनी 10, तो u का मान आ गया -1.2 मीटर। इसका मतलब लड़की दर्पण से 1.2 मीटर आगे खड़ी है। तो अपना सवाल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में एक छोटा सा सवाल और है, वो सवाल देखो क्या है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि एक उत्तल दर्पण है और उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें f दी हुई है, और ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनना चाहिए जब उसका ऑब्जेक्ट f दूरी पर रखा हुआ है। तो प्रश्न देखो ये है, कोई उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, तथा बिंब ध्रुव से f दूरी पर रखा है। यानी प्रश्न है कि कोई उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, बिंब ध्रुव से f दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखो इसका आंसर अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। आपको दर्पण इस बार उत्तल दर्पण दे रखा है, दर्पण है उत्तल प्रकृति का। इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अपन अच्छी तरह जानते हैं कि धनात्मक होती है, तो फोकस दूरी f का मान आपको +f लिखना होगा। यहां पर f दिया था, f लिख देंगे। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ऋणात्मक मत लिखना, क्योंकि उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण होता तो यहाँ पर अपन ऋणात्मक लेते हैं। तो f का मान +f है। अब ये कह रहा है कि बिंब ध्रुव से f दूरी पर रखा गया है, इसका मतलब हमारे पास में u का जो मान है वो भी किसके बराबर है, वो भी f के बराबर है। लेकिन क्या u का मान अपन f रखेंगे क्या, नहीं, u का मान अपन -f लेकर चलेंगे, क्योंकि u सदैव नेगेटिव होता है। तो u भी दे रखा है, f गिवन है, तो यहां पर हमें v ज्ञात करना है। तो v ज्ञात करने के लिए आप मिरर इक्वेशन दर्पण समीकरण काम में ले सकते हैं। तो दर्पण समीकरण कहती है कि 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां पर 1/v तो डिटरमाइन करना है, प्लस 1/u, तो u का मान -f गिवन है, बराबर 1/f। अगली स्टेप में अपन क्या करते हैं, 1/v -1/f को उधर भेज दो, तो उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/f + 1/f। अगली स्टेप में अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/v बराबर f एलसीएम लेंगे, तो f को f से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 + 1। इसका मतलब हमारे पास में 1/v बराबर आ गया 2/f। अगली स्टेप में अपन इसको लिख सकते हैं कि v का मान होगा f/2। इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और उसकी फोकस दूरी का आधा दूरी पर बन जाएगा, यानी फोकस दूरी की आधी दूरी पर बन जाएगा। और अगर आप यहां से प्रकृति की बात करें तो प्रकृति भी बता सकते हैं। इसकी प्रकृति पूछता तो अपन कहते हैं कि प्रकृति इसकी क्या होगी, आभासी होगी, वर्चुअल इमेज बनेगा।
आभासी और सीधा। तो ये अपन ने कंटिन्यू 4 सवाल लिए, जिसमें अपन ने बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, आवर्धन, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सारे अपन ज्ञात कर चुके हैं। अब इसके बाद में अपन अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो है प्रकाश का अपवर्तन। देखो, इससे पहले अपन प्रकाश की एक घटना पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन में ही था दर्पण। इसलिए दर्पण से संबंधित जितनी भी अपन ने बातें पढ़ी, जैसे दर्पण के लिए अपन एफ और आर में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बाद में अपन ने दर्पण समीकरण पढ़ी, और इनसे संबंधित जो भी सूत्र बनते हैं उन सूत्रों के अपन न्यूमेरिकल देख चुके हैं। इसके बाद में टॉपिक आता अपना प्रकाश का अपवर्तन। तो टॉपिक अपना प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन में अपन ने ये पढ़ा था कि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर फर्तककारी पृष्ठ पर आती है और उस फर्तककारी पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको अपन परावर्तन कह रहे थे। अपवर्तन में अलग है। अपवर्तन में क्या होता है, जैसे कि अपन परावर्तन पढ़ चुके हैं, एक माध्यम की घटना है, लेकिन यहाँ अपवर्तन में अपन 2 माध्यम का उपयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि अपवर्तन यहाँ पर 2 माध्यम वाली घटना है, एक माध्यम की घटना नहीं है। तो देखो किस प्रकार से अपन अपवर्तन को समझेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं, 2 माध्यमों को फर्तक करने वाला एक पृष्ठ ले रहा हूं, जिसको अपन फर्तककारी पृष्ठ कहते हैं, और इस फर्तककारी पृष्ठ का नाम होगा अपवर्तक पृष्ठ। यानी 2 माध्यमों को अलग करने वाला ये पृष्ठ है। इस फर्तककारी पृष्ठ से ऊपर यहां माध्यम नंबर 1, और ये माध्यम के रूप में अपन यहां पर ले रहे हैं वायु, और वायु हमेशा विरल माध्यम का कार्य करती। यहां नीचे दूसरा माध्यम है, और इस माध्यम को अपन नाम दे रहे हैं सघन माध्यम। ये हो सकता है जैसे आपका जल हो सकता है, कांच हो सकता है। तो जल, कांच ये वायु की तुलना में थोड़ी सघन होते हैं, डेंस होते हैं। तो देखो यहां पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से तिर्यक आपतित होती है। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, इस प्रकार से। जरूरी नहीं कि ये तिर्यक ही आपतित हो, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर भी आपतित हो सकती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से फर्तकारी पृष्ठ पर गिर रही है, तो जैसे ही ये प्रकाश किरण यहां फर्तकारी पृष्ठ पर पहुंचती है, तो आगे चल करके ये माध्यम नंबर 2 में प्रवेश करेगी। तो देखो किस प्रकार से प्रवेश करती है ये। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस फर्तकारी पृष्ठ पर एक अभिलंब तैयार करते हैं। जैसे ही ये प्रकाश किरण इस फर्तकारी पृष्ठ पर यहां पहुंचती है, तो माध्यम 2 में प्रवेशित होने के बाद इस प्रकार से अपने मूल पथ को ये छोड़ देती है। अगर ये माध्यम 2 में प्रवेश करने के बाद में वास्तव में अपने मूल पथ का अनुसरण करती है तो इस प्रकार से जाती, लेकिन ये अपने मूल पथ का अनुसरण नहीं कर रही है। ये अविलंब, ये गिरने वाली जो किरण है, इसको अपन नाम दे रहे हैं यहां पर आपतित किरण। आपतित किरण इस अविलंब के साथ में एक कोण बना रही, जिसको अपन आपतन कोण आई कह रहे हैं। इसको मैं I1 नाम दे देता हूं। यहां पर अपवर्तन कोण, क्योंकि माध्यम दूसरा है,
तो यहां पर अभिलंब के साथ में कोण बनेगा जिसको अपन अपवर्तन कोण R1 नाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में आती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, यानी वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर भी हट सकती है। वो देखो कैसे, यहां पर अपन एक पृष्ठकारी पृष्ठ और खींच लेते हैं। ये दूसरा पृष्ठकारी पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठकारी पृष्ठ है। पृष्ठकारी पृष्ठ नंबर 1 और ये पृष्ठकारी पृष्ठ नंबर 2। यहां पर प्रकाश किरण आएगी, इसका मतलब फिर से प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसका मतलब फिर मैं एक नॉर्मल तैयार कर रहा हूं और इस नॉर्मल के साथ में ये वाली जो किरण कोण बनाएगी ये आपतन कोण ही होगा, क्योंकि इस पृष्ठ के लिए ये किरण आपतित किरण का काम करेगी। इसका मतलब अभिलंब के साथ में आपतन कोण I2 बन जाएगा। इसके बाद में देखो, ये जैसे ही प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो इस बार भी अपने मूल पथ को छोड़ देती है, यानी ये प्रकाश किरण इस अभिलंब से इस प्रकार से दूर हट जाती है। यानी इसका मूल पथ तो ऐसे होता, लेकिन अपने मूल पथ को ये छोड़ देती है और यहां पर अपवर्तन कोण क्या बन रहा है, R2। तो कहने का मतलब ये है तो यहां पर प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ध्यान से समझें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर पृष्ठकारी पृष्ठ पर पहुंचती है तो जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ को छोड़ देती है, यानी अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये किरण अपने मूल पथ को छोड़ करके अभिलंब की ओर झुक रही है। इसके बाद में जैसे ही वो दूसरे पृष्ठकारी पृष्ठ पर पहुंचती है, इसका मतलब इस बार अब प्रकाश किरण आपके सघन माध्यम से वापस किसमें पहुंचेगी, विरल माध्यम में। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि प्रकाश किरण इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन फिर अपने मूल पथ से विचलित हो रही है। इसका मतलब यहां अभिलंब से दूर हट रही है। तो अपन निष्कर्ष के रूप में यूं कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब के समीप आने और अभिलंब से दूर हटने की जो ये प्रक्रिया है, इसी को अपन कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन यही है कि जो प्रकाश किरण है वो अपने मूल पथ से विचलित होकर के कभी अभिलंब के निकट आती है तो कभी अभिलंब से दूर जाती है। इस प्रकार की घटना को अपन कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इस अपवर्तन की जो घटना है जिसमें अपन दो माध्यम उपयोग में ले रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें नियत रहती है और कौन सी चीजें बदल जाती है। जैसे कि अपन ने परावर्तन के केस में पढ़ा था कि तीव्रता बदलती है, वेग नहीं बदलता, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पर वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों ही बदल जाते हैं। वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों बदलने के पीछे कारण यह है क्योंकि वहां पर माध्यम सेम था, यहाँ पर माध्यम बदल जाता है और माध्यम बदलते ही वेग और तरंग दैर्घ्य बदलेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है प्रकाश का वेग व तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि उसमें भी थी ये बात, ये दोनों घटनाओं में बिल्कुल कॉमन है। आवर्ती का न तो उसमें परिवर्तन होता है, न इस घटना में आवर्ती का कोई परिवर्तन होता है। तो आवर्ती अपन कह सकते हैं कि अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। परावर्तन की प्रक्रिया में अपन दो अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि अपवर्तन दो माध्यम की घटना है। तो प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यम की घटना है, तो इसमें ध्यान रखने वाली यही
दो माध्यम की घटना है, ये यहां पर लिख देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक तो वेग और तरंग दैर्ध्य बदलेंगे, कारण मैंने आपको बता दिया कि माध्यम बदल जाता है, इसलिए वेग और तरंग दैर्ध्य अवश्य बदलेंगे। आवर्ती इसमें अपरिवर्तित रहेगी, आवर्ती प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या होती है। तो इस किरण में आपतित किरण और अपवर्तित किरण में वो कंपन बिल्कुल इक्वल होते हैं, इसलिए आवर्ती बदलने का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, आवर्ती अपरिवर्तित रहेगी। दो माध्यम की घटना है। फिर इसके बाद में अपन प्रकाश के जो अपवर्तन के जो नियम है, जैसे कि अपन ने परावर्तन के केस में भी दो नियम पढ़े थे, सेम उसी तरह यहाँ पर भी नियम है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा रूल यहाँ पर हट करके है। वहां पर एक रूल और इसका जो एक रूल है वो बिल्कुल कॉमन है। तो इन नियमों की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कांच की पट्टिका से भी अपन प्रकाश का अपवर्तन देख सकते हैं। देखो किस प्रकार से, जैसे अपने पास में एक ग्लास है, ग्लास स्लैब इस प्रकार के आयताकार, और इस ग्लास स्लैब के दो अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ नंबर 1 और अपवर्तक पृष्ठ नंबर 2। इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों से अपन किस प्रकार से प्रकाश किरण का अपवर्तन देखेंगे। जैसे अपने पास में अपन यहाँ पर एक नॉर्मल तैयार करते हैं, अभिलंब, इस प्रकार से तिर्यक एक प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है। ये आपतित किरण जैसे ही इस पहले अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि यहां पर वायु और यहां कांच की स्लैब है, इसका मतलब यहां कांच माध्यम आ गया। और जैसे ही वायु से प्रकाश किरण कांच में पहुंचेगी तो कांच वायु की तुलना में सघन माध्यम है, इसका मतलब यहां प्रकाश धीमा चलेगा, और धीमा चलने के कारण प्रकाश किरण इस अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां पर अपन आपतन कोण कह देते हैं I1 और अपवर्तन कोण R1। जैसे ही अपवर्तित किरण इस अपवर्तक पृष्ठ 2 पर पहुंचेगी तो यहां अपवर्तक पृष्ठ 2 के लिए ये वाली किरण जो अपवर्तित किरण थी वो किसका काम करेगी, आपतित किरण का। इसका मतलब अपवर्तक पृष्ठ 2 से पुनः प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो फिर से अपन यहां पर एक अभिलंब तैयार करते हैं, और ये प्रकाश किरण जैसे ही कांच से वायु में जाएगी तो वायु में जाने पर यहाँ पर इस बार प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, और प्रकाश का वेग बढ़ने के कारण ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर अपन आपतन कोण नाम दे देते हैं I2, और यहाँ पर आपतन कोण है R2। देखा जाए तो अपनी प्रकाश किरण की दिशा ये थी, लेकिन प्रकाश किरण अपने मूल पथ से विचलित हो गई है, और इस मूल पथ को अगर ड्रॉ किया जाए तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो यहां गौर से देखें तो मूल पथ ये है, और प्रकाश किरण 2 बार अपवर्तन के बाद में इस प्रकार से इसी मूल पथ के बिल्कुल पैरेलल चल रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जब कांच की ग्लास स्लैब से प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है तो अंतिम जो किरण है जिसको अपन निर्गत किरण कह सकते हैं, ये निर्गत किरण थोड़ा पार्श्व रूप से पीछे की ओर हट जाती है, और पार्श्व रूप से पीछे की ओर हटने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं अपन पार्श्विक परिवर्तन। पार्श्विक परिवर्तन। तो यहां पर कांच की जो ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब से 2 बार अपवर्तन के बाद में जो अंतिम निर्गत किरण है वो इस मूल पथ के ही समांतर जाती है, लेकिन थोड़ा पीछे यानी पैरेलल रूप से थोड़ा पीछे की ओर हट जाती है, जिसको अपन बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। और ये जितनी दूरी पीछे की ओर हटती है उसको अपन बोलते हैं पार्श्विक दूरी। तो यहाँ पर ग्लास स्लैब से 2 बार अपवर्तन होने के बाद में यहाँ अपन पार्श्विक डिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने प्रैक्टिकल भी है, और अपन प्रैक्टिकल के अंदर आपतित किरण का कोण और यहाँ पर अंत में पार्श्विक डिस्टेंस, ये दोनों अपन ज्ञात करते हैं। साथ में एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें कि ये कोण R1 और कोण I2 आपस में बराबर होते हैं। कोण R1 का मान बराबर होता है कोण I2 के। साथ में कोण I1 भी बराबर होगा R2 के, क्योंकि
क्योंकि इसी किरण के ये क्या है, पैरेलल है, तथा कोण I1 बराबर होगा कोण R2। तो ये अपने अपवर्तन की 5 घटनाएं हो चुकी है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो